स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे हाई स्पीड रेल के बारे में, यानी कि HSR के बारे में। तो इस पर थोड़ा गहराई से नजर डालते हैं। मैंने पहले भी 1 साल पहले नजर डाला था, तो आप समझते हैं। तो इसको बस सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि जो भी रेलवे है उससे तेज चलना चाहिए और हिसाब ये बनाया जाए, जैसे मान लिया कल को इंडियन रेलवे डिसाइड करता है कि हमारा जो पटरी है उसी पे अगर हम हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे तो उसे 200 किलोमीटर पर आवर का मेंटेन्ड स्पीड चाहिए, तब उसको स्टैंप मिल जाएगा कि ये हाई स्पीड रेलवे है। और अगर इंडिया बोलता है कि नहीं हम डेडिकेटेड बनाएंगे, जैसे मुंबई पुणे के बीच में डेडिकेटेड लाइन बनाएंगे, तो उसको 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर चलना होगा, तब जाके ये कहा जाएगा कि हाँ हाई स्पीड है। और यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ये सब जो स्पीड है ये सब पीक नहीं होना चाहिए, ये सब सस्टेन्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पीक स्पीड देखेंगे तो TGV या फ्रांस में जो हाई स्पीड ट्रेन चलाए जाते हैं, एक बार पगला के ये लोग 600 तक छूने पे आ गए थे। तो वो इनका नॉर्मल स्पीड नहीं, नॉर्मल वो 300 पे ही चलते हैं। वो बस टेस्टिंग किए थे कि मतलब क्या उतना जा सकते हैं। जैसे जापान का सिंक्वेंशियन ट्रेन बहुत तेज चल सकता है लेकिन उतना चलाया नहीं जाता है, तो कोशिश की जाती है वो 300 के ऊपर चलता रहे। तो और वही समझिए मैगलेव है क्या कि 600 तक जा सकता है, लेकिन कोशिश की जाती है कि 500 के ऊपर रखा जाए। तो ये समझना जरूरी है। तो ये सब जो स्पीड है, ऐसा नहीं कि बस आपने बोल दिया, आपको ये स्पीड के ऊपर चलना पड़ेगा। और ये कंप्लीट इकोसिस्टम होता है, ये समझना जरूरी है कि इसके बारे में हर एक चीज़ को शुरू से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, स्टार्ट टू फिनिश करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि बस कंट्रोल C कंट्रोल V कर दो। ऐसा नहीं हो कि जापान का ट्रेन उठा के आप इंडिया में डाल दिया, वो फ्री का उड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो यही इसी के बारे में और गहराई से बात करते हैं। तो ज़रूरत क्यों पड़ता है इसका? तो ज़रूरत ये पड़ता है कि प्लेन जो है, एयरक्राफ्ट जो है, जैसे कि अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी कई सारे एयरपोर्ट्स को लॉन्च किए हैं। मतलब छोटे छोटे एयरपोर्ट है, चांसेस कम है कि आपका न्यूज़ में आया होगा, लेकिन आप देखे होंगे कि 3-4 छोटे छोटे किए हैं और ऐसा पिछले कई साल से किया जा रहा है। तो एयरपोर्ट तो बल्ले बल्ले है, लेकिन वो 400 किलोमीटर के ऊपर बल्ले बल्ले है। एग्जांपल मान लीजिए कि अगर एक एयरपोर्ट है ए, अब वो है कलकत्ता के बगल में, और मान लीजिए कलकत्ता में ट्रेन से जाने का टाइम लगता है 6 घंटा और प्लेन से जाने का टाइम लगता है अराउंड 1.5 आवर आपको मान लिया लगता है, तो लोग प्लेन से नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों? बात है कि प्लेन में जाने के लिए आपको उससे पहले टाइम निकालना पड़ेगा। यानी कि मैं रेलवे का बात करूँ तो सिंपल सिंपल होता है कि मैं आराम से 1 घंटा पहले निकलूंगा, स्टेशन में पहुंचूंगा, गाड़ी में बैठ जाऊंगा, काम खत्म। मतलब एयरपोर्ट पर लिख के देते भैया 2 घंटा पहले आओ, चेक इन है, चेक आउट है, प्लस सामान का टाइम है। तो वो सब ग्रैंड टोटल अगर आप जोड़ते हैं तो छोटे डिस्टेंस में हाई स्पीड ट्रेन ज़्यादा बेटर माना जाता है। और इसका मैथमेटिकल एवरेज, यूरोप का एवरेज निकाल के, जापान का एवरेज निकाल के, और मतलब समझिए जर्मनी का एवरेज निकाल के हिसाब आता है कि भैया 400 किलोमीटर के अंदर जो है आपका हाई स्पीड रेलवे एरो ट्रैफिक को ले लेगा। लेकिन अगर आप दूरी बढ़ा देते हैं, जैसे कि 400, जब वहीं मान लीजिए कि X जगह से दिल्ली जाने की बात होता है, दिल्ली अगर ट्रेन को 18 घंटा लगता है, तब लोग शांति से बोलेंगे भैया प्लेन से जाओ, क्योंकि 2 घंटा जो प्लस माइनस आपका दोनों साइड में जा रहा है, 4 घंटा जो आपका फ्री का वेस्ट हो रहा है, उसके बाद भी तो आप 2.5 आवर में पहुंच ही जा रहे हो दिल्ली, तब बहुत बड़ा अंतर है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में प्लेन से नहीं भिड़ना है, ये गलती नहीं कर सकते आप। तो आप बोलेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस में ये सस्ता नहीं होगा, नहीं एक्चुअली सस्ता नहीं होता। इसका दाम मतलब कोशिश की जाता है एयर ट्रैफिक से कम रखा जाए, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होता क्योंकि बहुत एनर्जी खाता है। और प्लेन तो ठीक है, तो जैसे मोदी जी अभी अनाउंस कर रहे हैं, हर जगह एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है, 2-3 एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी साल किया गया है, तो वही ज़्यादा बेटर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस का प्रॉब्लम हटा भी देते हो तो एक बात आ जाती है कि वो वनरेबल है बाहर से। यानी कि मैं देश चला रहा हूँ, मैं देश का कर्ता धर्ता हूँ, मैं देश को संभाल रहा हूँ, और कल को किसी का मूड हो गया, जैसे पुतिन का मूड हो गया, हम बूम कर देंगे, ला भैया हमारे प्लेन का टिकट सबका दाम भागने लगा। क्यों? क्योंकि भैया फ्यूल प्राइसेस भागने लगा। इंडिया अभी तो इतना समझदार है नहीं कि भैया शांति से सी माइनिंग करना शुरू करे, शांति से सीवीड बायोफ्यूल बनाना शुरू करे ताकि शांति से प्लेन अपना इंडिपेंडेंट हो जाए। वो तो कर नहीं रहे हैं, तो डिपेंडेंट है बाहर पे। फिर दूसरा, वो तो चलिए मान लिया आज नहीं तो कल सॉल्व हो जाएगा, मैं होप कर रहा हूँ। वेदर पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये लिटरली न्यूज़ में आया था कि जो प्लेन था वहाँ पे लैंड नहीं करा सके, क्योंकि पहली बात पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं था, तो लाइन ऑफ साइट पे ही लैंड कराना था। साइट खराब हो गया, मतलब फॉग हो गया, ये हो गया, तो प्लेन को रिटर्न मार दिए या कुछ कुछ ऐसा अगल बगल वाले एयरपोर्ट में उतार दिए। तो ये सब वेदर का बात है, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर पूरा ऑटोमेटेड भी होता, ज़रूरी नहीं है कि हालत कभी कई बार इतना खराब हो जाता है एयरपोर्ट में कि प्लेन बोलता है नहीं जी सेफ नहीं है, और पायलट को एक ही काम दिया गया, भैया जिंदा बच के आ जाओ। तो इसीलिए जनरली अगर होता है, उनको लगता है थोड़ा सा भी डाउट रहता है, नहीं यार यहाँ लैंड करने का नहीं है, तो नहीं करेंगे लैंड। तो ये दो चीज़ एक वनरेबल बना है। पहला तो बाहर का पॉलिटिक्स आपको बूम कर सकता है, दूसरा वेदर बोलता है नहीं हमारा मूड नहीं है, तो आप लटक जाइएगा। और पर्यावरण की नज़र से देखते हैं, और यानी कि इकोनॉमिक नज़र से देखते हैं, तो इसका कार्बन फुटप्रिंट पर किलोमीटर काफ़ी कम होता है। यानी कि अगर आप 400 किलोमीटर का दूरी के आसपास ट्रैवल कर रहे हैं या 200 से 300 का ट्रैवल कर रहे हैं, और उस दरमियान आप जिस स्पीड पर चल रहे हैं, जितना किलोमीटर आप कवर कर रहे हैं, उसके हिसाब से देखेंगे तो इसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है।
मतलब ट्रेन बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है, लेकिन चूंकि वो स्टील ऑन स्टील चलता है, रोलिंग रेजिस्टेंस उसका बहुत कम होता है। तो बहुत कम हॉर्स पावर पे बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दीजिए, आपका लोकोमोटिव, आप कि बहुत बड़ा लोकोमोटिव आप लेते हो, आप 12 लेते हो, 12,000 हॉर्स पावर का, रियल में तो उतना यूज भी नहीं होता। आप 6,000 लीजिए जो आपका नॉर्मल पैसेंजर में रहता है, कितने पैसेंजर्स को वो खींच रहा है, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं गाड़ी में और हर गाड़ी में भर देते हैं, तो भी आप पाएंगे कि भैया ट्रेन तो मतलब फ्री का चल रहा है। तो इसीलिए कार्बन फुटप्रिंट यानी कि जो बिजली बिल आएगा आपका इलेक्ट्रिक से चलाने पे, वो बहुत कम आता है। इसीलिए देश इसको और चाहता है कि भले हमें कोयला जला के करना पड़े, लेकिन ओवरऑल एफिशिएंसी इतनी रहेगी कि उससे बेटर है कि मतलब ट्रेन ही चलाओ गाड़ी चलाने से। और जो सबसे बड़ा कारण है जिस कारण से ये जापान में बम बम सक्सेस हो गया, कि इंक्रीज रेंज ऑफ डेली वर्कर। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि दिल्ली के बगल में कोई एयरपोर्ट है छोटा सा, मान लीजिए नोएडा में मान लीजिए कोई खोल देता है, और वहाँ पे आप रह रहे हो क्योंकि घर सस्ता है, दिल्ली में घर बहुत महंगा पड़ रहा है, आप दिल्ली में नहीं रहना चाहते, लेकिन ऑफिस दिल्ली में है, तो क्या आप डेली फ्लाइट पकड़ के आना जाना करोगे? नहीं करोगे। लेकिन अगर वहीं मान लीजिए हाई स्पीड ट्रेन है, या मतलब ढंग का लाइन टू लाइन मेट्रो आपको मिल जाता है कि मैं यहाँ पे चढ़ा इस मेट्रो स्टेशन में, सीधे वहाँ उतरूंगा, आप करने लोगे, लोग करते हैं। इसीलिए देश जो है जितने बड़े बड़े कैपिटल्स है कोशिश करते हैं मेट्रो पे खर्च करने का, हाई स्पीड रेलवे लाइन पे खर्च करने का, क्योंकि अगर आप ये बढ़ा लेते हो, डेली रेंज वर्कर का रेंज बढ़ा देते हो, तो बहुत भला होता है। जापान इसीलिए बहुत अच्छा खासा सक्सेसफुल ग्रोथ कर पाया, क्योंकि वो कैपिटल्स को जोड़ने लगा, तो बीच में जो छोटे छोटे शहर आते थे, वो छोटे के शहर के लोग इधर उधर जाने लगे। बड़े वाले थक गए थे कि भैया हम बहुत बिजी, हम वो छोटे में आ जाते हैं कि भैया हम छोटे वाले जगह में रहते हैं, छोटा वाला का भी ग्रोथ हो गया, बड़े वाले में एक्स्ट्रा वर्कर्स आने लगे, रीच बढ़ गई, भल्ले बल्ले मतलब जीडीपी आपका भाग जाता है। तो इसीलिए इसमें किया जाता है। और ये स्टेबल लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि एयरपोर्ट भी आप बना रहे हो क्योंकि, लेकिन एयरपोर्ट तो वेदर पे डिपेंडेंट है, बाहर का पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप ये बनाते हो, हाई स्पीड ट्रेन बनाते हो, ये आपके कंट्रोल में है और लंबा समय तक स्थिर रहता है। जैसे जापान का तो ऑलमोस्ट 50 साल हो चुका है, तो लंबे समय तक स्थिर रहता है। और रहा बात ये, गवर्नमेंट इसको कब बनाती है? गवर्नमेंट कई बार बनाती है जब ये होता है आपका रिसेशन आता है। तो बोलेंगे ऐसा क्यों? वैसे रिसेशन के टाइम लोगों का जॉब स्वाहा हो जाता है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लोग अगर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो देश डूब जाएगा। तो क्या करता है, उसी टाइम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स निकाल देती है और उसमें लोगों को एम्प्लॉय कर देती है। चाइना कैसे तब पागल जैसा बना डाला, वो बात था 2008 का जब रिसेशन आया, तो बाकी सब लोग सोच रहे थे क्या करें, इन्होंने बोला तुक्का मार देते हैं, हम हाई स्पीड रेलवे बना देते हैं। कारण है कि कई बार यूएसए भी करना चाहते, लेकिन उनका पेपर वर्क में ही लटक गया, 14 साल से लटके पड़े हैं। लेकिन चाइना पेपर वर्क तो है नहीं, तो धड़धड़ा के करने लग गए। तो ये की जाती, कई बार होता है कि देश अगर रिसेशन में जा रहा है तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। जैसे कि हूवर डैम जो यूएसए का है, वो इसलिए बनाया गया था कि रिसेशन में लोग बर्बाद ना हो। तो इसीलिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स की जरूरत होती है, अगर आप सही से करते हो तो। तो अब बात करते हैं रोलिंग स्टॉक के बारे में, यानी जो ट्रेन होगा, जो आप देखते हो, जो सोचते हो कि हाई स्पीड है। तो यहाँ पे समझिए 3-4 सिंपल लॉ लगता है। पहला, लाइटर इज बेटर। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? ट्रेन जनरली हम लोग काफ़ी भारी बनाना पड़ता है। अगर आप इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में देखते होंगे, वीडियोज जो देखते हो, तो कई बार बोलते हैं ना इसमें बैलेस्ट डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत हल्का है तो चक्का स्लिप करेगा, और वो रबड़ तो है नहीं जो उसमें ग्रिप रहेगा, तो फिसलने लगे, इसलिए उसका वजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एकदम उल्टा है, एकदम हल्का बनाओ, जितना हल्का बना सकते हो बनाओ। ऐसा क्यों? उससे सबसे बड़ा असर पड़ता है पिकअप पे, यानी कितना देरी में आप स्पीड पकड़ते हैं। जैसे मान लिया आपने इंडियन रेलवे के लिए टारगेट रख दिया, भैया हमें 280 किलोमीटर पर आवर पहुंचना है। अब वो 1 घंटा अगर मान लीजिए 280 किलोमीटर पर आवर पकड़ने में लगा देता है, तो फायदा क्या हुआ? क्योंकि तब तक तो दूसरा स्टेशन आ जाएगा। तो हिसाब आप यही करोगे कि हम ट्रेन स्टेशन से क्लियर किया, सख्त से स्पीड पकड़ ले, कोशिश की जाती है हाफ जी का एक्सेलरेशन मेंटेन कर सके। तो वो करने के लिए आपको हल्का रखना ही पड़ेगा। दूसरा, ब्रेक लगाने में, अगर आपने बहुत भरपुष्ट ट्रेन बनाया, भरपुष्ट एकदम पूरा स्टील का एकदम तगड़ा बना दिया, जो पकड़ा दिया स्पीड पे, भूल जाइए कि वो ब्रेक उसको स्लो कर पाएगा, ब्रेक स्लो ही नहीं कर पाएगा। ब्रेक मार दिए इमरजेंसी ब्रेक, ब्रेक बूम हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो स्पीड बढ़ाना और स्लो करने के लिए हल्का होना जरूरी है। इसीलिए आप देखते होंगे जो भी हाई स्पीड कार हो, चाहे लैम्बोर्गिनी हो, फरारी हो, या हाइपर कार्स हो, ये सब बहुत हल्का इसीलिए बनाया जाता है। नहीं करेंगे तो ब्रेक भी नहीं काम करेगा और एक्सेलरेटर दबाने का भी कोई मतलब नहीं होगा। ये होता है। और एरोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप अभी रेलवे का जितने बोगीज देखेंगे, बहुत बॉक्सी जैसा है, कुछ ज़्यादा बटर नहीं है, कभी लगता नहीं, फील नहीं आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्लो स्पीड पे चलता है। अराउंड 150 किलोमीटर से नीचे अगर आप चल रहे हैं ना, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फर्क पड़ेगा अगर आप एरोडायनेमिकली बात है, लेकिन खर्चा ज़्यादा आएगा, फर्क कम पड़ेगा, तो इसलिए लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप हाई स्पीड छूने लगते हैं, यानी कि 200 के बारे में आज प्यार करने लगते हैं, तो भैया आपको चाहिए एरोडायनेमिक, नहीं तो बैंड बच जाएगी, नहीं तो आप एनर्जी आपका सिर्फ एरोडायनेमिक ड्रैग में ही बर्बाद हो जाएगा। तो वो चाहिए। और जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल पावर यूनिट, और ये एक्सेलरेशन के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग का जो करंट स्ट्रल है कि एक लोकोमोटिव आ गया है, क्या वो हाई स्पीड बना सकता है? अराउंड 1960, 70s, 80s में ऐसे ही किया जाता था, लेकिन बाद में समझ में आया कि उससे एक्सेलरेशन बहुत खराब आता है। तो जापान ने जब बनाया था, चूंकि उनके स्टॉप्स बहुत नजदीक है, वो ऑलमोस्ट समझिए एक हमारा ईएमयू जो होता है ना, इंडिया में चलता है, उसका बड़ा भाई है।
तो उन्होंने क्या किया कि भैया हर दूसरे बोगी में मोटर लगा दिया और इससे बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलता है। सिर्फ ट्रांसफार्मर एक ही दो ठो रहते हैं जहाँ पे उनका ये है पेंटोग्राफ रहता है, वहाँ के नीचे ट्रांसफार्मर डालते हैं, लेकिन मोटर्स जो है वो एकदम हर बोगी में डाल रहा है। बोगी मतलब जो चक्का का ये देखते हैं इसी को बोगी कहते हैं, और जिसमें हम लोग बैठते हैं वो कोच होता है, कोच के नीचे 2 बोगी लगाई जाती है। तो ये बोगीज में मोटर डाल दी है और इसी से उनका ट्रेन इतना धड़धड़ा के स्पीड पकड़ता है और धड़धड़ा के स्लो हो जाता है। ये ज़रूरी है, बिना उसके तो आपका नहीं होने वाला। मतलब आप टाइम लगा सकते हो लेकिन बहुत मेहनत लग जाएगा लोकोमोटिव को, मतलब वो हाफ जाएगा, भैया क्या कर रहे हो मेरे साथ। तो भैया अब बात करते हैं, यहाँ तक तो सब सिंपल लग रहा है कि ठीक है चलो हल्का बनाना है, आपने स्टील को हटा के एल्युमिनियम से चलो हो गया। एरोडायनेमिक चलो वो भी हो जाएगा, और प्लेन जितना एरोडायनेमिक नहीं बनाना, आराम से काम हो जाएगा। मल्टीपल पावर यूनिट्स EMU का बड़ा भाई है, हो जाएगा। बैंड बजती है हंटिंग ऑसिलेशन में, यानी कि जब रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा था अर्ली 90s में, जब हो गया सबको खुजली हो कि नहीं यार स्पीड बढ़ाना है, बुलेट ट्रेन के साथ भी हो रहा था कि स्पीड बढ़ाना है, तब पता चला कि ट्रेन का चक्का जो है ना भावनाओं में बह जाता है, ये होने लगता है उसमें, जिसे हम लोग कहते हैं हंटिंग ऑसिलेशन। यानी कि सब चीज़ परफेक्ट है, आपने ट्रैक परफेक्ट बनाया, चक्का परफेक्ट राउंड है, वो घूमता है, वो डांस करने लगेगा, ढिंचिक करने लगेगा, लिटरली ये उछल के हट जाएगा पटरी से। बस क्यों उछल गया, बस हो गया, पटरी में डेंट था नहीं, चक्का में डेंट था नहीं, बस हो गया। ये हंटिंग ऑसिलेशन है। तो जितने भी बोगी बनाए जाते हैं जो हाई स्पीड को संभाल सके, यानी 200 से ऊपर को संभाल सके, उसमें खास तरह का डैम्पनर लगाना पड़ता है, जो ये हंटिंग ऑसिलेशन, ना जी ना पटरी पर रहो, उछलना नहीं है, ये बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। और कई जगह पे अगर खासतौर पे यूरोप में, क्योंकि यूरोप में आबादी कम है, तो वो लोग ये इस्तेमाल करते हैं जेकब बोगी। जेकब बोगी का मतलब होता है कि हमारे इंडियन का सिस्टम देखें तो एक कोच है, उसके अंदर 2 बोगी है। यहाँ पे होगा 2 बोगी रहेगा, 3 ही ये 2 कोच रहेगा, 3 ही बोगी रहेगा। ऐसा मतलब एक को शेयर करते हैं, इससे चक्कर के नंबर कम हो जाते हैं, वजन कम हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है और मेंटेनेंस का भी कम हो जाता है। बस साइड इफेक्ट होता है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होता है। तो अगर बहुत लोग को आप नहीं ठूस रहे हो ट्रेन में, तो यही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बहुत ज़्यादा लोग ठूस रहे हो, जैसे जापान ठूसते हैं, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। आपको लगता है इंडिया में ज़्यादा है, मतलब आप समझिए जनशताब्दी लीजिए, उसको लंबा कर दीजिए, या उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही। तो हिसाब ये रहता है कि अगर आप बहुत डालना चाहते हो तो ये नहीं प्रेफर करते, लेकिन स्पीड अगर आपको पकड़ना है तो ये प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये आधा कर देता है आपका चक्का का नंबर। चक्का का पहले उसका जो वजन हटा वो तो पहला ही फायदा हो गया, दूसरा फ्रिक्शन पॉइंट्स घट जाते हैं, बहुत बढ़िया हो जाता है। और यही समझिए कि हाई स्पीड ट्रेन का अगर आप दाम ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं, कहाँ जा रहा है मेन पैसा, चैसी में, इसमें ट्रांसफार्मर में, पेंटाग्राफ में, वो सब में नहीं जा रहा, सब जा रहा है बोगी। सारा खेला हो रहा है बोगी पे। बोगी आपका अच्छा है, ट्रेन बम बम चलेगा, बोगी अच्छा नहीं है सर, कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आप कभी लोकोमोटिव के अंदर कहेंगे, जो मुझे एक बार मौका मिला था, आप देखेंगे उसमें जो ग्राफ रहता है खासतौर पे, और कभी कभी आपको मिलेगा जो पुराने डिजाइन होता था कि ग्रीन एलईडी लगे रहेंगे, उसमें दिखा रहेगा 220 तक जाता है वो। और एक्चुअली आधा से ज़्यादा इंडिया का जो लोकोमोटिव है स्वीडन का है, तो एक्चुअली है उतना पावर उसमें कि वो अगर पला जाए और दे दे तो वो खींच लेगा उतना। बात है कि ट्रैक ही नहीं है। और बोगी जो है पुराना बोगी, ICF बोगीज, तो ये होकर निकल जाएगा। LFC शायद जा सकता है, वो 220 तक के लिए रेटेड है, लेकिन वही समझिए कि बोगीज पे ही ध्यान देना होता है। और अगर आप पूरा प्रोजेक्ट देखिए, जैसे इंडिया को बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बनाना है, पूरा प्रोजेक्ट देते हैं तो ट्रेन सस्ता होता है। यहाँ पे ये थोड़ा ऑड लगता है सुनो कि अरे ट्रेन तो महंगा होगा ना, ट्रेन बना रहे हो उसमें ना ना, ट्रेन सस्ता है, चिल्लर छुट्टा वाला चीज़ है। मतलब अगर रेलवे का बजट देखेंगे तो उसमें ट्रेन का जो है वो दिया जाता है, अरे भैया इंटर्न आया ज्वाइन किया उसको दे दो ट्रेन का बजट निकालने। पटरी को करने के लिए आपको मेन प्रोफेशनल चाहिए, ये सस्ता होता है। ये जो इतना फजीयत खाता है ये सस्ता डिपार्टमेंट है। अब आता है जिस कारण से हर कोई नहीं करता है, क्योंकि मतलब ना सब लोग अरे हमने हाई स्पीड ट्रेन बना लिया, हमारा काम खत्म। नहीं जी, इंडिया में तो अराउंड अर्ली 2000 से ट्रेन हैं, जो मैंने आपको बताया ना, लोकोमोटिव में घुसिएगा मत जबरदस्ती का, पूछिए अंकल दिखा दीजिए, दिखा देगा। वो 220 तक रहता है। और अगर आप लोकोमोटिव ये मतलब कोचेस के पीछे देखें, खासतौर पर नए वाले में दिखा रहेगा 220 स्पीड का रेटेड है, वो रेटेड है यानी टेस्ट किया गया है, रेलवे ने टेस्ट किया है, तो क्यों नहीं चला रहे? पटरी के कारण सर जी, पटरी, ट्रैक्स में दिक्कत होता है। और यही समझिए यहाँ पे ऐसा क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे आता है दिक्कत फिजिक्स का। हम बोलते हैं ना 3 लेयर होता है हर चीज़ का, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स। आपका फिजिक्स नहीं चेंज होगा सर, आपने इंजीनियरिंग कर ली, फिजिक्स बोल रहे नहीं जी, कुछ लॉज लग जाते हैं। क्या लॉ लगता है? जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे, आपका 200, 300, 400 ये सब स्पीड का टीयर मानते हैं, तो उससे आप ट्रैक का अलाउएबल स्लोप चेंज होता है, यानी कि ट्रैक कितना ये ऐसे ऐसे कर्व हो सकते हैं। ये मतलब टेलीफोटो लेंस से किया तो लग रहा है कि बहुत उबड़ खाबड़ है, ऐसा है नहीं है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ता है कि मतलब ट्रैक का जो है पर मीटर कितना अप डाउन हो रहा है, वो बहुत कम होना चाहिए, नहीं तो पटरी से ट्रेन उड़ जाएगा। ये बहुत कम होना चाहिए। और दूसरा बेंड जो है, यानी आप कितना स्पीड में टर्न मार रहे हैं, वो भी बहुत कम हो जाता है। और यही प्रॉब्लम है कि अगर आप मान ली वंदे मातरम ट्रेन लगा भी देते हैं, वंदे भारत ट्रेन लगा भी देते हैं, वो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो चला, कोशिश भी किया 200 पे, सीधे बेंड आएगा, पटरी से बाहर चल जाएगा ट्रेन, हम जी बाहर चले जाते हैं।
और अगर फुल स्पीड में कोई स्लोप आ गया, जो कि स्लोप बनाया गया था स्लो ट्रेन के हिसाब से, उस स्लोप में भिड़ जाएगा या तो उलट जाएगा। तो ये समझना जरूरी, ये फिजिक्स का, इसको कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब ब्रिटेन एक बार कोशिश किया कि ट्रेन को टिल्ट करने का, ताकि एटलीस्ट बेंड कर सके, क्योंकि ब्रिटेन का मतलब जो ट्रैक्स हैं बहुत पहले बिछाया गया था, बहुत ज़्यादा पहले बिछाया गया था। तो बात है, ट्रैक तो बन गया, शहर अगल बगल हो गया, बार बार शहर तो उखाड़ के आप नहीं कर सकते ना पटरी का। तो उन्होंने बोला ट्रेन को टिल्ट कर से, तो एटलीस्ट बेंड थोड़ा सा मैनेज करने लायक हो गया, लेकिन स्लोप अभी भी लिमिटेड है। तो ये समझिए। और जो ट्रैक्स यानी रेल, जो एक्चुअल रेल है, ये बहुत स्टिफ होना चाहिए और फ्लैट होना चाहिए। स्टिफ बनाने का मतलब यह है कि आप देखते होंगे खासतौर पे लोकल जहाँ पे मेंटेनेंस नहीं हो रहा है ढंग से ट्रैक का, जब भी पटरी में ऊपर से चक्का जाता है वो दबता है, और इतना दबता है कि आपको दिख रहा है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो आप बुलेट ट्रेन का भी देखेंगे तो दबता हुआ दिखेगा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। इंडिया में तो दिखेगा मतलब दब जा रहा है, ऐसे दब जा रहा है। वो नहीं चलेगा सर जी, हाई स्पीड पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऑसिलेशन क्रिएट करने लगेगा। एकदम बम बम होना चाहिए। और फ्लैटनेस यानी कि पटरी टू पटरी आपका जो वेरिएशन है वो एकदम, मतलब डायल कैलिपर लेके भी आप उसके ऊपर से नापेंगे तो भी एकदम स्मूथ होना चाहिए, नहीं तो चला जाएगा। और कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल इस्तेमाल करना, बिना उसके तो कुछ होगा नहीं। फिश प्लेट से सर काम नहीं चलेगा, आपका चक्का टूट जाएगा। जहाँ जहाँ पे उतना हाई आरपीएम पे वो टच मारा फिश प्लेट जॉइंट पे, स्वाहा हो जाएगा। अब वही समझिए, ग्रेड क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए। यही कारण से इंडिया में नहीं लगाया जा सकता। ग्रेड क्रॉसिंग का मतलब होता है कि रोड आराम से आपका क्रॉस कर रहा है पटरी को, जो कि आप हर जगह रेलवे क्रॉसिंग जो बोलते हैं वही है, ग्रेड क्रॉसिंग से कहा जाता है। वो एकदम नहीं होना चाहिए, और इंटरमिक्सिंग नहीं होना चाहिए। और इसी कारण से जापान सबसे पहला कंट्री माना जाता है जो हाई स्पीड को ठीक से किया, क्योंकि उससे पहले फ्रांस ने अचीव कर लिया था, उससे पहले जर्मनी ने अचीव कर लिया था स्पीड को। यूएसए भी पहले एक दो बार पगलाता था करने के लिए, लेकिन हकीकत में यही आता था कि अगर आपके पास एक डेडिकेटेड लेन नहीं है कि भैया ये लेन में हम छेड़खानी नहीं करेंगे, तब तक आप हाई स्पीड ऑपरेशंस नहीं दे सकते। और वो लेन बनाने के मतलब, क्योंकि जैसे अगर आप इंडियन रेलवे देखते हैं तो उसमें तो लोग, उसमें भी तो आपको ये चलता है ना, फ्रेट लोकोमोटिव चलता है, फ्रेट को हटाओ, स्लो ट्रेन को हटाओ, सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड चले तब कर सके, क्योंकि हाई स्पीड को ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब वही ट्रेन लीजिए, वही बोगीज लीजिए, वही कोच लीजिए, वही लोको इंजन डालिए, सब चीज़ कीजिए, वो अगर 100 पे चल रहा है आराम से रोक लेगा, 200 पे चल रहा है रोकने के लिए बहुत टाइम खाएगा। तो इसीलिए उसको एकदम क्लियर चाहिए होता है। और इंटरमिक्सिंग नहीं होना चाहिए, स्लो ट्रेन भी चल रहा ना ना ना, नो स्लो ट्रेन, नो ग्रेड क्रॉसिंग, क्योंकि ग्रेड क्रॉसिंग पे ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। मतलब ये इतना बुरा समस्या है कि यूएस में जहाँ फ्रेट लोकोमोटिव खूब चलता है, फ्रेट ट्रेन खूब इस्तेमाल किया जाता है, खूब एक्सीडेंट्स होता था। तो उन्होंने मतलब एक शहर इतना परेशान हो गया, इतना नुकसान हो रहा था एक्सीडेंट का, क्योंकि खूब सारे क्रॉसिंग पड़े हुए थे, ट्रेन को रोका नहीं जा सकता। लोकोमोटिव ये मतलब गाड़ी वाले कभी ना कभी तो एक्सीडेंट करेंगे, तो खूब एक्सीडेंट होता है। उनके ऊपर गड्ढा करके ट्रेन को पटरी के अंदर डाल दिया, मतलब लिटरली पूरा रोड को गड्ढा करके डाल दिया अंदर, ये शांति से हटो, नहीं तो और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वही समझिए, आप सोचेंगे ट्रेन बनाना मुश्किल है, ट्रेन बच्चों को खेलने का चीज़ है, बजट के मामले में भी। लेकिन जैसे पटरी का रिक्वायरमेंट आएगा कि नहीं सर जी आपका पटरी का बेंड 10 डिग्री, जैसे मान लीजिए इंडिया का एवरेज है वो 5 डिग्री होना चाहिए, नहीं सर जी होगा ही नहीं, उतना जगह ही नहीं जमीन में, जमीन ही नहीं मिलेगी। और फिर मान लीजिए आपको टिल्टिंग ट्रेन बनाना पड़ जाएगा जो उसको कर सके, फिर हो जाएगा स्लोप। सर जी इंडिया चूंकि प्लाटो रीजन है मेजोरिटी, स्लोप्स तो अच्छे मिलेंगे नहीं, ऐसा ऐसा ढिंचिक ढिंचिक मिलेगा। तो यहीं पर लोग लूटे जाते हैं, इसीलिए हर कोई नहीं करता। लोकोमोटिव सस्ता चीज़ है, ट्रेन सस्ता चीज़ है, ट्रैक्स लूट मारता है। अब बात करते हैं इसका खतरा के बारे में। सबसे बड़ा इसका ये खतरा है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा पर किलोमीटर होता है, यानी कि ऑन एवरेज माना जाता है कि आप बहुत बुरी तरीके से आप कर रहे हो तो आपको अराउंड 10 से 15 मिलियन डॉलर मिलेगा पर किलोमीटर, जो कि चाइना किया था। और अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड पे करते हैं तो एटलीस्ट 20 to 25 चला जाएगा। तो वही समझिए। तो इसमें खतरा क्या है? बात है कि अभी हर कोई चाइना 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 करके उछलता है। जो लोग को मतलब इकोनॉमिक्स वाला साइड को हटा देते हैं, वो चाइना को देख के उछल जाते हैं। जो इकोनॉमिक्स समझता है बोलता है भाई चाइना डेट ट्रैप में जा चुका है, क्योंकि लो राइडरशिप हो गया। लो राइडरशिप का मतलब होता है कि आपने ट्रेन बनाया, ट्रेन की कैपेसिटी है, ट्रेन प्रॉफिट नहीं होगा उसमें सिर्फ 2 कोचेस हैं, ट्रेन को बनाना पड़ता है। तो ट्रेन को बनाने टाइम डिसाइड किया जाता है कि ये ट्रेन का इतना रनिंग कॉस्ट है, इतना टिकट सेल्स होने पर हमारा प्रॉफिट पर रहेगा। थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा कैपिटल दो, कैपिटल आपका टैक्स से आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट होना जरूरी है, नहीं तो मेंटेनेंस का खर्चा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए उनको चाहिए ही, पैसा चाहिए ही, बिना उसके नहीं चलेगा। इसीलिए टिकट लेते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं होता कि आपका भैया रेलवे फ्री का चलता है, रेलवे टिकट लेना ज़रूरी है, नहीं तो वो मेंटेनेंस नहीं बंद होना करना पड़ जाएगा, जो कि समझिए पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो हिसाब वही समझिए कि लो राइडरशिप का मतलब कि ट्रेन में आपका 1500 सीट था, बिका ही नहीं, सिर्फ 300-400 सीट बिका, डेट ट्रैप कर देगा, जो कि चाइना के साथ हो गया। $900 बिलियन से $2 ट्रिलियन तक का घाटा वो लगवा चुके हैं। अभी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हर जगह तक जोड़ दे रहे थे। मतलब समझिए कि दिल्ली टू मुंबई आपने हाई स्पीड ट्रेन बनाया, बल्ले बल्ले, अति उत्तम, बहुत रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर मान लीजिए कोई छोटा सा जगह में आपने डाल दिया हाई स्पीड ट्रेन, कुछ भी जैसे दरभंगा से कहीं कोई छोटा सा आप जबरदस्ती का हाई स्पीड डाल, उतना लोग हैं ही नहीं जो उसको यूज़ करेंगे। तो साइड इफेक्ट होता है कि उसका लो राइडरशिप आता है। अब आता है कि आपका टिकट सेल्स नहीं हो रहा है, टिकट सेल्स नहीं हो रहा, तो आपके पास पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो भैया जो आपने लोन उठाया था, जैसे इंडिया केस में इंडियन बुलेट ट्रेन का लोन जापान ने दिया है, वो लोन आप भरोगे क्या? लोन तो छोड़ दिए सर, आप उसका इंटरेस्ट ही कहाँ से भरोगे?
और वही हो जाता है। और फिर दाम बोलेंगे तो बोलेंगे टिकट का दाम बढ़ा देते हैं, दाम में आप लटक जाते हो। एयरक्राफ्ट से दाम आपका कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोलते हो कि ये तेज चलता है, कितना भी तेज चले, प्लेन जितना तेज तो चलेगा नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस पे तो सवाल ही नहीं। जैसे मैं एग्जांपल करता हूँ, यहाँ आपने एयरपोर्ट खोला, दिल्ली जाने का और कलकत्ता जाने का है, आप बोलते हो कि हमारा ट्रेन का दाम ऑलमोस्ट उतना हो जाता है जितना फ्लाइट का, लोग बोलेंगे फ्लाइट ही कर लेते हैं ना, क्योंकि फ्लाइट का एक अलग फीलिंग आती है कि भाई फ्लाइट है, फ्लाइट कर लेता हूँ। और आपको बहुत लोग होता है ना कि ज़्यादा देर रुक नहीं सकते कहीं एक जगह पे, तो वो उनके लिए 2 घंटा ज़्यादा बेटर है आपका 4 घंटा से, तो वही रहता है। तो एयरक्राफ्ट टिकट उनका मैक्सिमम बनाता है कि हमारे उससे नीचे ही रखना है। और मतलब समझिए जापान में जो बुलेट ट्रेन करते हैं वो बहुत महंगा है, बहुत 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 महंगा है, बहुत कम ही लोग उसको अफोर्ड करते हैं। थैंकफुली उनकी आबादी इतनी बड़ी है, इतने लोग रिच हैं कि जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। तो वही हो जाता है कि आपका एयरक्राफ्ट टिकट आपका ऊपर लिमिट कर दे रहा है, दूसरा कि लो राइडरशिप हुआ, यानी कि आप दाम बढ़ा दिए, लोग नहीं बैठ रहे हैं, आप डेट ट्रैप में चल जाओगे। और प्लस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है कि ज्योग्राफी और डेमोग्राफी, यानी कि इंडिया में अगर हाई स्पीड यहाँ से यहाँ बनाया जाए, ये इंडिया का पॉपुलेशन आपको बता रहा हूँ बम बम चलेगा, क्योंकि लोग हैं तो मतलब इधर से उधर आपको राइडरशिप मिलेगा। आप उसको कर देते हो यहाँ से यहाँ के लिए, और ये खाली एरिया से गुजरता है, नहीं मिलेगा, टिकट नहीं होना, घाटा हो जाएगा। आप कह सकते हो कि जैसे ये एक हॉटस्पॉट से दूसरा ये हॉटस्पॉट को जोड़ रहा है, बल्ले बल्ले। वही जनरली जापान वही किया कि आपने हॉटस्पॉट को हॉटस्पॉट से जोड़ दिया, वहाँ पे काम होता है। लेकिन आपको ज्योग्राफी और डेमोग्राफी दोनों समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप एक गरीब एरिया को दूसरे गरीब एरिया से जोड़ देते हैं, कोई आएगा जाएंगे, आपको एक गरीब एरिया को अमीर एरिया से जोड़ना होता है, और देखना होता है कि क्या उतने लोग मोबाइल हैं कि नहीं। और वही समझिए, अगर कॉस्ट इफेक्टिव आप नहीं रखते हो तो देश को डुबा देता है। और चाइना चूंकि हर चीज़ छिपाता है, तो इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि भैया तुम इतना स्पीड बना कैसे दी। बात है कि पिरामिड स्कीम क्यों इतना जल्दी ग्रो करता है, वैसे ही था। और लिटरली 2 ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है, हाई स्पीड ट्रेन का, और एक भी वीडियो नहीं, एक भी फुटेज नहीं है। सीसीपी इतना बढ़िया सा, बस एक्सीडेंट हुआ, डेथ नहीं, कुछ नहीं हुआ। इट्स लाइक सर हाई स्पीड ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, हो ही नहीं सकता कि आपका लॉस ऑफ लाइफ ना हो। लेकिन वही बात है, छिपा के रखते हैं। तो वही, और ये मैंने 2013 के आसपास या 18 के आसपास में मैं ट्रैवल कर रहा था, तो देख रहा था। आप लोग बताइए कौन ट्रेन में है कि आपको अंदर स्पीडोमीटर मिलेगा 109। मैं फोटो नहीं खींच पाया, एक बार छुआ था 120। और ये पुराने कोचेस में आपको देखने मिलेगा 160 kmph का स्टैंप है, यानी कि ये वैलिडेटेड है। अगर 160 की स्पीड से खींचा जाए, ट्रेन सुरक्षित रहेगा। तो बोलते करते क्यों नहीं, हर समय 160 पे क्यों नहीं चलते? पटरी सर, बार बार घूम फिर के यही बोल रहे हैं कि पटरी इंडिया का वीकनेस है, ना कि ट्रेन। ट्रेन तो मतलब मैं बचपन में देख रहा हूँ 2000, जो एलएचबी जो कोचेस देखते हैं वो 220 तक के लिए रेटेड है। मतलब अगर भारतीय रेलवे चाहे तो उसका लोकोमोटिव अभी है, कोचेस अभी हैं, सब चीज़ अभी है, बोगी कोचेस लोकोमोटिव्स अभी है कि वो 220 आराम से दे दे, मतलब 180 तो मुंह दिखाई कर दे दे। तो क्यों तेरे बातें, पटरी पटरी उतना तगड़ा नहीं है। और वही समझिए। और मैं आपको बोल दूं कि इस जगह पे इतना हाई पॉपुलेशन वाले एरिया में आप रेलवे बिछाइए जिसमें जीरो क्रॉसिंग हो, यहीं पे आपको समझ में आना चाहिए कि बुलेट इतना महंगा क्यों है। बुलेट के केस में तो हाथ ही खड़ा कर दिया, भैया जमीन पे बिछाना ही नहीं पड़ेगा। मेट्रो जैसे एलिवेटेड होता है, वायडक्ट पे अपना डालना पड़ता है, वैसे ही डाल रहे हैं, जो अहमदाबाद मुंबई का बात हो रहा था। तो हिसाब वही है कि जितने भी इकोनॉमिस्ट ने स्टडी किया, सबका रहा है कि सूटेबल नहीं है इंडिया के लिए हाई स्पीड। इंडिया के लिए सूटेबल होगा कि जो हमारा मेन सिस्टम है रेलवे, उसका स्पीड बढ़ा दिया जाए। आप 160 है ना सर, आप 200 मत ट्राई करो, एटलीस्ट 150 तो कर दो कि सारे ट्रेन 150 पे चलते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार पिक छुआ, एक बार 109 छुआ, नहीं सर जी। पूरा टाइम पूरा ट्रैक इतना रोबस्ट बनाओ, और क्रॉसिंग्स तो घटाना ही पड़ेगा। ये थैंकफुली जो ये बन रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसमें एकदम शुरू से बनाया जा रहा है। ना जी ना, आपको गाँव देहात का जहाँ पे भी क्रॉसिंग है, पटरी के नीचे से ले जाया जा रहा है, रोड है उसके ऊपर से ले जाया जा रहा है। एक जगह पे भी क्रॉसिंग नहीं देने जा रहे हैं, मतलब एकदम कम, एकदम जीरो क्रॉसिंग। जापान में सिर्फ एक जगह क्रॉसिंग है हाई स्पीड का, वो भी हाई स्पीड नहीं है, वो सिर्फ एक फैक्ट्री को जोड़ता है जहाँ पे मेंटेन किया जाता है। वहाँ पे लोग आके देखते हैं कि अरे सिंकेशन कैसा दिखता है, क्योंकि वो पूरा डेडिकेटेड है वो। तो इसमें ये खतरनाक, बहुत खतरनाक चीज़ है। बस कर दो, करने का आप कर दोगे, फिर वही बात होगा कि श्रीलंका जैसा वाला हो जाए, करने का कर दो, उसके बाद डूब जाओगे। तो यही समझना है, लो राइडरशिप डेड ट्रैप होता है। और आप एयरक्राफ्ट टिकट का आपका लिमिट है कि भैया उससे सस्ता ही रखना है आपको, नहीं तो लोग शांति से वही करेंगे। तो आपको ये सोचना पड़ता है कहाँ पे सूट करेगा, यहाँ से यहाँ कर रहे हैं क्या, वहाँ से उतना राइडरशिप है कि उसका पेमेंट हो, नहीं होगा तो लटक जाइएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हाई स्पीड रेलवे के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन की मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।